नमस्कार। आइए आज की इस अहम चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात जब भारत को आज़ादी मिली। इसी वक्त पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो मशहूर भाषण दिया था, नियति से साक्षात्कार, यानी अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस समय के अखबारों की ये सुर्खियां देखिए। एक तरफ बरसों की गुलामी के बाद आज़ादी का ये महान जश्न था, लेकिन सच कहें तो इस जश्न के पीछे एक बहुत भारी कीमत भी छिपी थी। उस दौर की विडंबना को समझना है तो हिंदुस्तान टाइम्स की इस लाइन पर गौर कीजिए। इसमें साफ लिखा था, कल हम ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का विभाजन भी होगा। मतलब आज़ादी की वो जीत जो बहुत मीठी होनी चाहिए थी, वो अपने साथ एक बढ़ते हुए देश का असीम दुख भी लेकर आई थी। खुशी और शोक का ऐसा अजीब संगम इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। चलिए इस दोहरी सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ की तस्वीर में लाल किले पर जश्न मनाती हुई भीड़ है, तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनों की छतों पर डिब्बों में ठुसे हुए वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर जाने को मजबूर थे। ऊपर ऊपर से देखें तो राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन जमीन पर लोगों का दर्द और उनका भयानक विस्थापन एक बिल्कुल ही अलग हकीकत बयां कर रहा था। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक सफर को तय करेंगे। शुरुआत नियति से साक्षात्कार और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से करेंगे। फिर विभाजन की कड़वी सच्चाई और विस्थापितों की आवाज़ों को सुनेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी उथल-पुथल ने हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परीक्षा कैसे ली। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और दूसरे हिस्से से, नियति से साक्षात्कार और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज़ादी मिलना तो बस एक शुरुआत थी, असली काम तो अब शुरू होना था। एक नए देश के सामने 3 पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी थीं। पहली, एक ऐसे देश को एकजुट रखना जो किसी महाद्वीप जितना विशाल और विविध था। दूसरी, एक सच्चा प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरी चुनौती थी हर एक नागरिक का विकास सुनिश्चित करना। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा देश की एकता को लेकर ही था। विभाजन के बाद पहले अविश्वास ने हालात बहुत नाजुक बना दिए थे। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज़ादी का दिन तो आ गया, लेकिन पंजाब और बंगाल में हजारों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो आखिर किस देश में है। सच में, सीमाओं का निर्धारण आज़ादी के दिन तक पूरा ही नहीं हुआ था। जरा उस प्रशासनिक अफरा तफरी और लोगों के डर की कल्पना कीजिए, जिन्हें ये नहीं मालूम कि उनका पैतृक घर भारत में है या पाकिस्तान में। आधिकारिक फैसलों और ज़मीनी हकीकत के बीच का ये अंतर वाकई दिल दहलाने वाला था। राजनीति और प्रशासन की इस चर्चा से निकलकर अब हम तीसरे और चौथे हिस्से पर आते हैं, विभाजन की सच्चाई और विस्थापितों की आवाज़ें। अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, अचानक और बिल्कुल अनयोजित विस्थापन था। लाखों लोग जो कल तक अपने घरों में महफूज थे, रातों रात अजनबी और बेघर हो गए। उन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा। दोनों तरफ ऐसी भयंकर और क्रूर हिंसा हुई जिसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। जो कल तक पड़ोसी थे, उनके बीच अब एक खूनी लकीर खिंच चुकी थी। इस अथाह दर्द को सरकारी फाइलें नहीं बल्कि उस दौर के कवि ही बयां कर सकते थे। मशहूर पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम ने अपनी गहरी पीड़ा को वारिस शाह को पुकारते हुए कुछ यूं लिखा था, आज खेत लाशों से भरे हैं और चिनाब नदी खून से भर गई है। सच में ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये उस भयानक दौर का जीता जागता सच था। बंद कमरों में लिए गए बड़े राजनीतिक फैसलों ने जमीन पर कितना गहरा घाव दिया था, ये पंक्तियां उसे साफ साफ दिखाती हैं। और सीमा के उस पार भी दर्द कुछ कम नहीं था। सियालकोट के रहने वाले महान कवि फैज़ अहमद फैज़ ने भी इस त्रासदी को अपनी कलम से उकेरा। भारत हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ के साहित्यकारों ने इस दौर को सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि दिलों का बंटवारा कहा है। उनका लिखा हुआ साहित्य हमें उस इतिहास से रूबरू कराता है जो अक्सर इतिहास की किताबों या आंकड़ों में कहीं खो जाता है। अगर हम इस मानवीय कीमत को निष्पक्ष रूप से देखें तो सच्चाई कंपा देने वाली है। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों ने भयानक अत्याचार सहे, हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, मजबूरन धर्मांतरण करवाया गया। और तो और परिवार के सम्मान के नाम पर कई बार अपनों ने ही अपने घर की महिलाओं की जान ले ली। अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर पूरी तरह सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंट गए थे। एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के इलाके में जाने से कांपता था।
और ये बातें हमें सीधे उन अनगिनत व्यक्तिगत कहानियों से जुड़ती हैं। मिसाल के तौर पर श्वेता के नाना जी की कहानी ले लीजिए, जो लाहौर से लुधियाना आए थे। उस भयंकर नफरत के बीच भी एक मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और उनकी जान बचाई। दूसरी तरफ मशहूर फिल्म गर्म हवा का वो किरदार सलीम मिर्जा, जो आगरा में रहते हुए बंटवारे के बाद अपने ही मुल्क में खुद को अकेला और पराया महसूस करने लगा था। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उन लोगों की हकीकत है जिन्होंने नफरत और भाईचारा दोनों के चरम रूप देखे। इन सब के बीच अब हम इस चर्चा की आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परीक्षा। इतने बड़े खून खराबे के बाद हमारे लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल आ खड़ा हुआ। जब विभाजन पूरी तरह से धर्म के आधार पर हो ही गया था, तो क्या भारत स्वतः ही अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने 2 नेशन थ्योरी का हमेशा विरोध किया था, लेकिन धर्म के नाम पर देश तो बट ही चुका था, तो अब आगे क्या होना था? तो इसका सबसे अहम जवाब इस एक आंकड़े में छिपा है, 10 से 12%। जरा सोचकर देखिए, इतने बड़े पैमाने पर हुए पलायन के बावजूद 1951 में भारत की कुल आबादी का लगभग 10 से 12% हिस्सा मुस्लिम था। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये सभी यहीं थे। इन सबके अधिकारों की रक्षा करना और सबको बराबरी का दर्जा देना उस वक्त की सबसे बड़ी और तात्कालिक जरूरत थी। इस भारी चुनौती से निपटने के लिए हमारे देश के नेताओं ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत में सभी को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, समान अधिकार मिलेंगे। धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को ही सबसे पहली प्राथमिकता दी गई। सच कहूं तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि समाज में ऐसे कई तबके थे जो अलग राष्ट्र चाहते थे। लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए इसी समावेशी रास्ते को चुना गया। आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक नया लोकतंत्र बटे हुए दिलों के इस गहरे आघात और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की तत्काल जरूरत के बीच आखिर कैसे संतुलन बनाता है? ये इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि एक देश सिर्फ भौगोलिक सीमाओं या कागजों से नहीं बनता, बल्कि दिलों को जोड़ने और विविधता को अपनाने से बनता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर से हम आज क्या सीख सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत लाजमी है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम आज़ाद भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1952 के भारत के पहले आम चुनाव की। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र द्वारा उठाया गया एक ऐसा स्मारकीय कदम था जिसके सफल होने की उम्मीद खैर बहुत कम ही लोगों को थी। आज हम भले ही चुनावों की भव्यता और शोर शराबा देखते हैं, लेकिन इसकी इतनी मजबूत नींव आखिर कैसे रखी गई, ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारी गरीबी और निरक्षरता से जूझ रहे एक नए नवेले देश ने मानव इतिहास के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक जुए को आखिर सफलतापूर्वक अंजाम दिया कैसे? तो चलिए, बिना किसी देरी के स्रोत सामग्री के आधार पर इस पूरे सफर में गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, द डेमोक्रेटिक गैम्बल यानी लोकतांत्रिक दाव। दूसरा, विशाल लॉजिस्टिक बाधाएं। तीसरा, मतदान प्रणालियों का विकास। चौथा, कांग्रेस पार्टी का शुरुआती दबदबा। और पांचवां, लोकतंत्र के लिए अंबेडकर की चेतावनी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द डेमोक्रेटिक गैम्बल, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अगेंस्ट द ऑड्स। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। भारत के संस्थापकों ने जब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया तो उन्हें भारी संदेह का सामना करना पड़ा। पश्चिमी देशों और भारत के बीच का ये विरोधाभास देखिए। उस दौर में लोकतंत्र मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे साक्षर और समृद्ध इलाकों तक ही सीमित था। यहाँ तक कि यूरोप के भी कई देशों में तब तक सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और दूसरी तरफ था भारत का साहसिक प्रयोग, जहाँ सिर्फ 15% साक्षरता दर और व्यापक गरीबी थी। फिर भी भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। ये वाकई इतिहास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब आते हैं भाग 2 पर, विशाल लॉजिस्टिक बाधाएं और एक पूरे राष्ट्र की मैपिंग। देखिए, सबको अधिकार देना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग खेल है। सुकुमार सेन के नेतृत्व में बने नए चुनाव आयोग को जिस लॉजिस्टिक दुस्वप्न का सामना करना पड़ा वो हैरान करने वाला है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 17 करोड़
जी हाँ, चुनाव आयोग को लगभग 17 करोड़ पात्र मतदाताओं को रजिस्टर करना था। बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक विविधतापूर्ण और मुख्य रूप से निरक्षर देश में घर घर जाकर सूची तैयार करना, ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और ये मतदान सिर्फ एक स्तर पर तो हो नहीं रहा था। इस विशाल राजनैतिक परिदृश्य में जनता को 3,200 विधायकों और लोकसभा के 489 सदस्यों का चुनाव करना था। पूरे देश की सीमाओं को चुनावी क्षेत्रों में बांटना, जिसे परिसीमन कहा जाता है, अपने आप में एक बेहद जटिल काम था। और इस अभूतपूर्व आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया? उन्हें बहुत ही कम समय में 3 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों और मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना पड़ा। मतलब बिल्कुल शून्य से एक विशाल मशीनरी खड़ी की जा रही थी। लेकिन चुनौतियां सिर्फ प्रशासन या भूगोल तक सीमित नहीं थी, वे सांस्कृतिक भी थी। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि मतदाता सूची के पहले मसौदे में से लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम गायब थे। क्यों? क्योंकि उनके खुद के नाम दर्ज ही नहीं थे। उन्हें केवल फलां की पत्नी या फलां की बेटी के रूप में लिखा गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को सख्ती से खारिज कर दिया और उन्हें सुधारने का आदेश दिया। समानता की दिशा में ये एक बहुत कड़ा और बेहद जरूरी कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। मतदान प्रणालियों का विकास, स्टील के बक्सों से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक का सफर। अब खुद मतदान की प्रक्रिया पर आते हैं। क्योंकि ज्यादातर मतदाता निरक्षर थे, इसलिए हर उम्मीदवार के लिए एक अलग स्टील का बक्सा रखा गया, जिस पर उनका चुनाव चिन्ह बना होता था। इस प्रक्रिया की मेहनत जरा देखिए। लगभग 20 लाख स्टील के बक्से तैयार किए गए। एक पीठासीन अधिकारी का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि इन बक्सों पर चिन्ह चिपकाने से पहले उन्हें रेगमाल या ईंट से घिसना पड़ता था। 6 लोगों के उनके परिवार को सिर्फ कुछ बक्से तैयार करने में ही 5 घंटे लग गए थे। सोचिए 20 लाख बक्सों के लिए कितनी गहन शारीरिक मेहनत लगी होगी। अब अगर हम आज के समय से इसकी तुलना करें तो ये विकास एकदम साफ नजर आता है। लगभग 40 सालों तक देश ने इसी जटिल कागजी मतपत्र प्रणाली पर भरोसा किया। फिर 1990 के दशक के अंत में बदलाव की बयार आई और 2004 तक पूरे देश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स को पूरी तरह से अपना लिया। ये विकास दिखाता है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र कितनी तेजी से नई चीजें अपना सकता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, कांग्रेस पार्टी का शुरुआती दबदबा और सत्ता का गणित। चुनाव प्रक्रिया से हटकर अगर हम राजनीतिक नतीजों की बात करें तो निष्पक्ष रूप से देखने पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में एक ही पार्टी का भारी प्रभाव था। उस समय कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी। ये एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेताओं की लोकप्रियता ने पार्टी को शुरुआती दौर में एक असीमित लाभ दिया। जब पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो परिणाम बिल्कुल एक तरफा लग रहे थे। आंकड़ों पर गौर करें, कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीती, जो कि कुल सीटों का लगभग 74% था। एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, वोट शेयर। कांग्रेस ने भले ही 74% सीटें जीती हों, लेकिन उन्हें कुल मतों का केवल 45% ही मिला था। बाकी 55% वोट गैर कांग्रेसी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बंट गए थे। तो सवाल ये है कि कम वोट प्रतिशत के बावजूद इतनी ज्यादा सीटें आखिर कैसे मिली? यहीं पर गणित काम आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का। भारत ने इसी चुनावी पद्धति को अपनाया है, जहां जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वो जीत जाता है, भले ही उसे 50% से कम वोट क्यों न मिले हों। क्योंकि विपक्षी वोट कई अलग अलग पार्टियों के बीच बंट गए थे, इसलिए कांग्रेस को इस बंटवारे का भारी फायदा मिला। ये गणित किसी भी लोकतंत्र में नतीजों को गहराई से प्रभावित करता है। और अंत में आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, लोकतंत्र के लिए अंबेडकर की चेतावनी, भक्ति का जोखिम। भारत की लोकतांत्रिक नींव सिर्फ एक प्रशासनिक सिस्टम बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भविष्य के लिए कुछ गहरी चेतावनियां भी शामिल थीं। एक पार्टी के प्रभुत्व वाले उस दौर में जनता अपने शुरुआती नेताओं को सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि नायक मानती थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने आज़ादी दिलाई थी। लेकिन इस अत्यधिक सम्मान ने एक बहुत बड़े खतरे को भी जन्म दिया।
और इसी संदर्भ में 1949 में संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत ही जबरदस्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, भारत में हीरो वर्शिप या नायक पूजा इसकी राजनीति में जितनी बड़ी भूमिका निभाती है, उतनी शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश की राजनीति में हो। लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है। मतलब संस्थाओं की मजबूती हमेशा व्यक्तियों की पूजा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सबक है। तो इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक विचार करने लायक सवाल यहीं छोड़ते हैं। करिश्माई नेतृत्व का आकर्षण बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र इस प्राकृतिक आकर्षण और संस्थागत अखंडता की पूर्ण आवश्यकता के बीच आखिर संतुलन कैसे बना सकते हैं? एक सजग नागरिक के रूप में इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। स्रोत सामग्री के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना और सवाल पूछना हमेशा जारी रहे। आज़ाद भारत के शुरुआती दिनों में देश को फिर से खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। स्वागत है इस एक्सप्लेनेर में, जहां हम बात करेंगे उन शुरुआती आर्थिक फैसलों की जिन्होंने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। एक बात तो तय है, विकास का रास्ता कभी एकदम सीधा नहीं होता। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बड़े समझौते करने ही पड़ते हैं। तो चलिए इसी माइक्रो टू माइक्रो यानी जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विरोधाभास को गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही जमीनी और कड़वी सच्चाई से करते हैं। साल 2006 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट पॉस्को इंडिया लगने वाला था, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट ने वहां के आदिवासियों के बीच दहशत पैदा कर दी। उनका सीधा सा कहना था कि किसी भी कंपनी को उनके जीवन और आजीविका की कीमत पर प्लांट लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हम विकास कहते हैं, वो जमीनी स्तर पर किसी का घर और रोजगार छीन सकता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए एकदम आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ वो आदिवासी ग्रामीण हैं, जिनके लिए इस विकास का सीधा सा मतलब है विस्थापन का डर, अपना घर छिन जाना, आजीविका खोना और पर्यावरण का प्रदूषण। और वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति और राज्य सरकारें हैं, जो इसे देश के लिए जरूरी पूंजी निवेश, रोजगार के नए अवसरों और राष्ट्रीय प्रगति के तौर पर देखते हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और यही वो असली टकराव है जो हमारे विकास की कहानी को लगातार आकार देता रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में हम सबसे पहले आधुनिकीकरण और विचारधारा को परिभाषित करेंगे, फिर बॉम्बे प्लान पर बनी सहमति को समझेंगे, इसके बाद पहली योजना में कृषि और दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर फोकस की बात करेंगे, और अंत में विकास की इस बड़ी दुविधा का विश्लेषण करेंगे। आज़ादी के ठीक बाद हमारे नेताओं के सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी, वो थी इस बात को तय करना कि आखिर विकास का सही मतलब क्या है। उस वक्त एक बहुत ही आम धारणा थी कि विकास का मतलब पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक होना है। ऐसा माना जाता था कि अगर हमें तरक्की करनी है तो अपनी पुरानी पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को तोड़ना होगा और बिल्कुल अमेरिका या यूरोप जैसी औद्योगिक व्यवस्था अपनानी होगी। लेकिन क्या ये वाकई जरूरी था? क्या विकास के लिए पश्चिमी मॉडल की अंधी नकल करना ही इकलौता रास्ता था? इस सवाल पर उस वक्त मुख्य रूप से दो आर्थिक विचारधाराएं मौजूद थीं। लेफ्ट विंग यानी वामपंथी मॉडल, जो चाहता था कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल हो, फ्री मार्केट पर लगाम हो और धन का समान रूप से बंटवारा हो। और इसके ठीक उलट था राइट विंग यानी दक्षिणपंथी मॉडल, जो पूरी तरह से फ्री मार्केट, कड़ी प्रतिस्पर्धा और इकोनॉमी में सरकार के कम से कम दखल की वकालत करता था। हमारे नव स्वतंत्र भारत को इन दोनों के बीच अपना रास्ता चुनना था। अब देखते हैं कि कैसे ये वैचारिक बहस एक बहुत ही हैरान करने वाली सहमति पर आकर टिकती है। ये टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। 1944 में देश के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी का मसौदा तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। अब सोचिए, आमतौर पर बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार व्यापार से दूर रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद सरकार से भारी निवेश की मांग की। इसके पीछे कारण ये था कि राष्ट्रीय आधुनिकीकरण के लिए जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो किसी प्राइवेट कंपनी के बस की बात नहीं थी। इसी सहमति का नतीजा था कि 1950 में योजना आयोग बना और 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट सामने आया। तो आखिर वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही नियोजित अर्थव्यवस्था पर क्यों सहमत हुए? कारण एकदम साफ थे। एक तो सामाजिक और आर्थिक रूप से धन का पुनर्वितरण करना था, दूसरा गरीबी दूर करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी।
सब इस बात पर एकमत थे कि देश के विकास को सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सबको न्याय के साथ विकास चाहिए था। यहीं से हमारी विकास यात्रा का पहला बड़ा कदम शुरू होता है, जहां सारा फोकस उस सेक्टर पर था जिसे भारत के विभाजन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, यानी हमारी खेती बाड़ी। अगर हम उस दौर के इन ऐतिहासिक डाक टिकटों को देखें तो इनमें भाखड़ा बांध और एक ट्रैक्टर नजर आता है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस समय की प्राथमिकताओं का जीता जागता सबूत हैं। नेताओं ने महसूस किया कि सबसे पहले कृषि सुधार बहुत जरूरी हैं, इसलिए जमींदारी प्रथा खत्म करने जैसे कदम उठाए गए और साथ ही खेतों की सिंचाई और ऊर्जा के लिए भाखड़ा नांगल जैसे विशाल डैम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया। लेकिन इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता? योजनाकारों ने तय किया कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए देश में बचत यानी सेविंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आइडिया शुरुआत में तो काम कर गया। पहली और दूसरी योजना के दौरान लोगों की बचत बढ़ी भी, लेकिन 1960 से 1970 के दशक तक आते आते ये बचत लगातार गिरने लगी। क्यों? क्योंकि आम जनता के पास खर्च करने के लिए पहले से ही इतना कम पैसा था कि उससे और ज्यादा बचत की उम्मीद करना प्रैक्टिकल नहीं था। पहली योजना ने जहां खेती पर जोर दिया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना ने देश की अर्थव्यवस्था का गियर ही बदल दिया। दूसरी योजना के मुख्य आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस, और अब पूरा फोकस भारी उद्योगों की तरफ मुड़ चुका था। ये गुवाहाटी रिफाइनरी का डाक टिकट इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे देश अब तेजी से संरचनात्मक बदलाव और विशाल औद्योगिकीकरण की राह पर निकल पड़ा था। इस औद्योगिकरण के लिए सरकार ने कुछ बहुत ही अग्रेसिव रणनीतियां अपनाईं। विदेशी कंपनियों से अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए आयात पर यानी इंपोर्ट्स पर भारी टैक्स लगाए गए। इसका मकसद था अपने देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के उद्योगों को सुरक्षित माहौल देना। साथ ही बिजली, रेलवे, स्टील और भारी मशीनरी जैसे कोर सेक्टर्स में सरकार ने थोक के भाव में भारी निवेश किया। इन पहली दो योजनाओं ने भले ही भारत के बुनियादी ढांचे को खड़ा कर दिया, लेकिन इन्होंने विकास से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस को भी जन्म दिया। अगर हम फिर से उड़ीसा के उन आदिवासी ग्रामीणों और राष्ट्रीय गोल्स की तुलना करें, तो ये विरोधाभास एकदम साफ दिखता है। एक तरफ स्थानीय समुदाय की जरूरतें हैं, अपनी जमीन बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना और पारंपरिक रोजगार को सुरक्षित रखना। दूसरी तरफ देश के औद्योगिक लक्ष्य हैं, जहां भारी पूंजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ग्लोबल मार्केट में स्टील की डिमांड पूरी करनी है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? किसी क्षेत्र के विकास को वास्तव में किसकी जरूरतें परिभाषित करती हैं? क्या वो बड़े बड़े राष्ट्रीय आंकड़े हैं या फिर एक आम ग्रामीण के सुरक्षित भविष्य की गारंटी? आज़ादी के बाद लिए गए उन फैसलों ने यकीनन हमारे आज के भारत को बनाया है, लेकिन विकास का ये माइक्रो और मैक्रो का टकराव आज भी हमारे सामने खड़ा है। इसी विचारणीय सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, एक नए आज़ाद हुए देश ने मतलब भारत ने दुनिया के इतने बड़े और जटिल मंच पर अपनी जगह आखिर बनाई कैसे? आज की हमारी इस चर्चा में हम सीधे उसी दौर में चलेंगे। हम आज़ादी के बाद की भारत की विदेश नीति, उसके कोर प्रिंसिपल्स और स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए एक डीप डाइव करेंगे। एक कूटनीतिज्ञ यानी डिप्लोमैट के नज़रिए से हम यह समझेंगे कि उस वक्त फैसले क्यों लिए गए और कैसे हमारे शुरुआती आदर्शों का सामना उस समय की कड़वी ज़मीनी हकीकतों से हुआ। तो इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बात करेंगे उस वक्त के शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के माहौल की, फिर नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता, पंचशील के सिद्धांत, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए हमारे सीमा विवादों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, कोल्ड वॉर का दौर और दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया। सोचिए, जब भारत आजाद हुआ तब बाहर दुनिया का क्या हाल था? भयंकर उथल पुथल मची थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, कॉलोनियलिज्म टूट रहा था और दुनिया दो बड़े मिलिट्री कैंप्स में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका का नेटो और दूसरी तरफ सोवियत संघ का वॉर्सो पैक्ट। मतलब दबाव ये था कि या तो आप इस खेमे में जाइए या उस खेमे में। लेकिन भारत और कुछ अन्य विकासशील देशों ने एक बहुत ही बोल्ड रास्ता चुना, नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुटनिरपेक्षता। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई, हमें किसी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, हमारा फोकस शांति बनाए रखने, अपनी आज़ादी का सम्मान करने और अपने आस पड़ोस के विकास पर रहेगा। अगर आप इसे स्टेटक्राफ्ट के नज़रिए से देखें तो नव स्वतंत्र देशों के लिए
अपनी आज़ादी को बरकरार रखने का ये एक बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड कदम था। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, नेहरू और गुटनिरपेक्षता। आखिर इस अनूठी पॉलिसी को डिज़ाइन किसने किया था? ये बात बहुत दिलचस्प है कि 1946 से 1964 तक भारत की इस पूरी फॉरेन पॉलिसी का ब्लूप्रिंट खुद जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। 1949 में कही गई उनकी एक बात पर जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि असल आज़ादी का मतलब ही ये है कि आपके विदेशी संबंध कैसे हैं, और यही आज़ादी की असली परीक्षा है। उनका मैसेज एकदम साफ था, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल किसी और बाहरी ताकत के हाथ में चला गया तो फिर हम पूरी तरह से आज़ाद कैसे हुए। राष्ट्रीय संप्रभुता का मतलब ही विदेशी संबंधों पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल होना है। तो कूटनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो नेहरू जी के सामने 3 बहुत ही क्लियर टारगेट्स थे। पहला, जो आज़ादी इतनी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद मिली है उसे हर हाल में बचाए रखना। दूसरा, अपनी टेरिटरी, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। और तीसरा, देश का तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। भारत का ये मानना था कि अगर हम सुपर पावर्स की उस शक और पावर पॉलिटिक्स में पड़ रहे तो ये तीनों ही लक्ष्य पीछे छूट जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, पंचशील, एशियाई एकता और कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व के वो शुरुआती आदर्श। अब जरा इस पल की अहमियत को समझिए। अक्टूबर 1960 न्यूयॉर्क की ये तस्वीर एफ्रो एशियन यूनिटी के एक ऐसे पीक को दिखाती है जो सच में कमाल था। इसमें नेहरू जी के साथ घाना के नक्रूमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और यूगोस्लाविया के टीटो का एक साथ आना भारत के कूटनीतिक प्रभाव का एक जबरदस्त उदाहरण था। ये दरअसल उसी एकता का रिजल्ट था जिसने 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग कॉन्फ्रेंस से रफ्तार पकड़ी थी और बाद में जाकर इसी ने नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक सॉलिड रूप दिया। इसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो बेस था वो था पंचशील। 1954 में भारत और चीन ने मिलकर ये 5 प्रिंसिपल सेट किए थे। ये क्या थे? एक दूसरे की संप्रभुता की इज्जत करना, एक दूसरे पर हमला ना करना, अंदरूनी मामलों में दखल ना देना, बराबरी और सबका फायदा देखना और शांति से साथ साथ रहना। अगर आप कागज पर देखें ना तो ये एक मैथमेटिकली परफेक्ट डिप्लोमैटिक मॉडल लगता था, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण एशिया का बहुत ही खूबसूरत ब्लूप्रिंट। लेकिन जैसा कि डिप्लोमेसी की दुनिया में अक्सर होता है, आदर्शवाद और ज़मीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है। और यही हमारा चौथा पॉइंट है, चीन के साथ सीमा विवाद, जहां हमारे इन आदर्शों की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। देखिए, शुरुआत में तो रिश्ते काफ़ी फ्रेंडली थे, मतलब हमारी सीमाओं पर आर्मी की जगह सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस ही तैनात थीं। लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी और पूर्वी बॉर्डर्स को लेकर टेंशन बढ़ने लगी। चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन इलाके और नेफा, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उस पर अपना दावा ठोक दिया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने वहां बाकायदा सड़कें बनानी भी शुरू कर दी। बातचीत फेल होती गई, भरोसा टूट चुका था और आखिर में ये पूरा विवाद 1962 के उस दर्दनाक युद्ध में बदल गया। पंचशील का वो शांतिपूर्ण सिद्धांत सीमाओं की इस कड़वी हकीकत के सामने कहीं ना कहीं बिखर गया। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, पाकिस्तान के साथ युद्ध और एक बेहद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत अपनी पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ भी लगातार एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज फेस कर रहा था। इसका टाइमलाइन देखिए। आज़ादी के तुरंत बाद ही 1947 में ही जम्मू कश्मीर में एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई। फिर 1965 में कच्छ के रण और पंजाब में आमने सामने की लड़ाई हुई और फिर 1971 का वो ऐतिहासिक बांग्लादेश युद्ध। संघर्षों के इस लगातार चलते क्रम ने भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को तो परखा ही, साथ ही यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के जरिए शांति से मसले सुलझाने की हमारी कमिटमेंट का भी एक तरह से कड़ा इम्तिहान लिया। इन सब में 1971 का क्राइसिस लिटरली एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर की तरह था। जरा सोचिए, पूर्वी पाकिस्तान से करीब 80 लाख रेफ्यूजी अपनी जान बचाकर भारत आ चुके थे। देश के अंदर संसाधनों का एक जबरदस्त क्राइसिस खड़ा हो गया था और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का एक नया एक्सिस यानी गठजोड़ बन रहा था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां सिर्फ आदर्शों से बात नहीं बनने वाली थी। और यहीं पर हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एवोल्यूशन देखने को मिलता है। एक तरफ वो शुरुआती दौर था जब हम मिलिट्री ग्रुप से बिल्कुल दूर एक स्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहे थे। लेकिन 1971 के इस नए यूएस पाक चीन गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ा।
अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की। ये अपने संप्रभुता के आदर्शों और सुरक्षा की कठोर जरूरतों के बीच एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट था। और अब हमारे आखिरी और छठे विषय पर चलते हैं, भारत का परमाणु सिद्धांत, या जिसे हम अल्टीमेट डिटरेंस कहते हैं। इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और उथल-पुथल के बाद भारत की सुरक्षा का जो अल्टीमेट सिंथेसिस था वो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में दिखा। हमारी न्यूक्लियर जर्नी 1940s के दशक के आखिर में ही शुरू हो गई थी, जिसका मकसद शुरुआत में सिर्फ पीसफुल एनर्जी था। लेकिन जब 1968 में NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी भेदभाव वाली संधियां थोपने की कोशिश हुई तो भारत ने आत्मनिर्भरता के चलते उसे साफ खारिज कर दिया। बाहरी प्रेशर के सामने झुकने से इनकार करते हुए 1974 में हमने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर 1998 में अपनी पूरी मिलिट्री कैपेसिटी का टेस्ट किया। आज भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज। मतलब हम अपनी तरफ से पहले हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या हमारे शुरुआती दौर की विदेश नीति की विफलताएं ही इन सीमा युद्धों का कारण बनी, या फिर कोल्ड वॉर के उस पागलपन भरे दौर में ये सब होना तय ही था? क्या वो शुरुआती आदर्श कोई स्ट्रेटेजिक गलती थे, या एक नई दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने की एक साहसिक कोशिश जो बस उस वक्त की कड़वी हकीकत के आगे टिक नहीं पाई? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रोमांचक और उथल-पुथल भरे दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अभी-अभी अपने पैरों पर खड़ी ही हो रही थी और अचानक उसके सामने अस्तित्व बचाने का एक करो या मरो वाला संकट आ खड़ा होता है। यह 1960 के दशक की कहानी है, संकट की, नई रणनीतियों की और एक ऐसे बड़े राजनीतिक बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प दोहरे मापदंड पर गौर कीजिएगा। उस समय दुनिया भर में ये चर्चा थी कि क्या भारत का ये नया लोकतंत्र टिक पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब फ्रांस या कनाडा जैसे देशों में ऐसी ही राजनीतिक समस्याएं आती हैं तो कोई उनके टूटने या विफल होने की बात क्यों नहीं करता? फिर भारत पर ही हमेशा ये संदेह क्यों? ये रवैया साफ तौर पर उस बेचैनी और वैश्विक चिंता को दर्शाता है जो उस दौर में भारत को लेकर बनी हुई थी। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि शायद ये पूरा का पूरा सिस्टम ही अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। इस पूरे विश्लेषण को हम बहुत ही आसान तरीके से 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, वो खतरनाक दशक जिसने सबको डरा दिया। दूसरा, नेतृत्व का संकट और सत्ता का हस्तांतरण। तीसरा, वो आर्थिक ट्रिगर्स जिन्होंने जनता का गुस्सा भड़काया। चौथा, गैर कांग्रेसवाद की एक बिल्कुल नई रणनीति। और आखिर में 1967 का वो राजनीतिक भूकंप। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस पहले हिस्से की जिसे खतरनाक दशक कहा गया। 1960 का दशक आते आते भारत में गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याएं इतनी गहरी हो चुकी थीं कि बाहरी पर्यवेक्षकों को लगने लगा था कि यहाँ कभी भी सेना तख्ता पलट कर सकती है। और फिर आया मई 1964 का वो महीना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन। देश गहरे सदमे में था। सत्ता के केंद्र में अचानक एक ऐसा खालीपन आ गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजनीतिक घबराहट का माहौल ऐसा था कि अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि नेहरू के बाद कौन, बल्कि हर किसी के मन में ये खौफ था कि नेहरू के बाद क्या लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। इसी डर के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती थी नेतृत्व और उत्तराधिकार की। जरा इस समय की रफ्तार और अफरा-तफरी को देखिए। मई 1964 में नेहरू जी का जाना, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष के कामराज की सूझबूझ से एक आम सहमति बनती है और लाल बहादुर शास्त्री बेहद सहजता से सत्ता संभाल लेते हैं। सब कुछ वापस पटरी पर आता हुआ लग रहा था। लेकिन तभी जनवरी 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी का भी अचानक निधन हो जाता है। सोचिए, केवल 2 सालों के भीतर देश को दूसरी बार नेतृत्व के इतने गहरे संकट का सामना करना पड़ा। अब जाहिर है, शास्त्री जी के अचानक जाने से एक बार फिर वही सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। लेकिन इस बार कोई आम सहमति नहीं थी। इस बार सीधी और तीखी टक्कर थी।
एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे के पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद अनुभवी नेता थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थी और जिन्हें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का भारी समर्थन हासिल था। ये आंतरिक मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। एक गुप्त मतदान हुआ, इंदिरा गांधी ने 2/3 सांसदों का समर्थन जीता, और इस तरह भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि इतने बड़े संकट के बावजूद यहाँ शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण बिल्कुल मुमकिन है। अब तक हमने बंद कमरों की राजनीतिक उथल-पुथल देखी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जहां आर्थिक संकट ने जनता के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। क्योंकि जमीनी हकीकत पर आम आदमी के लिए एक के बाद एक आपदाओं का पहाड़ टूट रहा था। मॉनसून बुरी तरह विफल हो गया था, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था, और ऊपर से युद्धों के कारण संसाधनों को मजबूरन सैन्य खर्च की ओर मोड़ना पड़ा था। अब आप ही सोचिए, जो मतदाता खाली पेट सो रहा हो, क्या वो सत्ताधारी व्यवस्था से नाराज नहीं होगा? गुस्सा तो लाजमी था। और इस पूरे बिगड़ते हालात के बीच सिर्फ एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 7 रुपए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये नई सरकार द्वारा लिए गए शुरुआती और सबसे विवादित फैसलों में से एक था। भारतीय रुपये का अवमूल्यन। कहा जाता है कि ये बाहरी दबाव में किया गया था। जो अमेरिकी डॉलर पहले 5 रुपए से भी कम का हुआ करता था, वो अचानक रातों रात 7 रुपए से अधिक का हो गया। इस भयंकर आर्थिक झटके ने सीधे तौर पर महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया और जनता के असंतोष की आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल ये था कि इस भयंकर जन आक्रोश का राजनीतिक असर क्या होने वाला था। यही जन्म होता है एक नई रणनीति का, गैर कांग्रेसवाद। आर्थिक संकट और लोगों के इसी गुस्से ने विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ा हथियार थमा दिया। प्रमुख समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस मौके को समझा और एक बिल्कुल नई रणनीति पेश की। उनका सीधा सा तर्क था कि सत्ताधारी पार्टी अब अलोकतांत्रिक और गरीब विरोधी हो चुकी है, इसलिए लोकतंत्र को वापस गरीबों के हाथों में सौंपने का सिर्फ एक ही तरीका है। चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। इस गैर कांग्रेसवाद का मुख्य लक्ष्य था कि कैसे भी करके विपक्षी वोटों को बंटने से रोका जाए और इतने सालों के एक तरफा राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ा जाए। दशकों से सत्ता का भारी हल खींच रहे इन थके हुए बैलों की कल्पना कीजिए। उस समय पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था। 22 सालों के लगातार और लंबे शासन ने सत्ताधारी व्यवस्था को भीतर से बुरी तरह थका दिया था। अब वो एक ऐसी एकजुट समाजवादी रणनीति के सामने खड़े थे जो बिल्कुल नई ऊर्जा से भरी थी। यह थकान और दिशाहीनता इस बात का साफ संकेत थी कि पारंपरिक सत्ता के किले में अब दरारें पड़ने लगी हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकला? इन सब का सीधा नतीजा था 1967 का वो ऐतिहासिक चुनाव। जब फरवरी 1967 के चुनाव नतीजे सामने आए तो उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजनीतिक जानकारों ने इसे एक राजनीतिक भूकंप कहा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हाँ, ये सच है कि सत्ताधारी पार्टी ने जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत बचा लिया, लेकिन 1952 के बाद से ये उनकी सीटों और वोट शेयर का सबसे निचला स्तर था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि मौजूदा मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु में के कामराज, महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल और पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष जैसे अजेय माने जाने वाले कद्दावर नेताओं को जनता ने सिरे से नकार दिया था। एक तरह से ये एक पूरे राजनीतिक युग का अंत था। 1967 के इन जबरदस्त झटकों के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल चुका था। पुरानी सुरक्षित व्यवस्था चरमरा गई थी। अब राजनेताओं को समझ आ गया था कि आने वाले समय में अगर सत्ता में बने रहना है तो विपक्ष की इस एकजुटता का सामना करने के लिए खुद भी सत्ता का एकीकरण करना होगा और नए गठबंधनों का सहारा लेना होगा। ये सिर्फ चुनाव हारने या जीतने की बात नहीं थी, बल्कि चुनाव लड़ने के पूरे तरीके का ही एक बुनियादी रूपांतरण हो चुका था। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, 1967 में गैर कांग्रेसवाद के रूप में जिस गठबंधन राजनीति और अलग अलग विचारधाराओं के गठजोड़ का जन्म हुआ था, जरा सोचिए वो आज भी वैश्विक स्तर पर हमारी आधुनिक चुनावी रणनीतियों को कैसे तय कर रहा है। ये खतरनाक दशक सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पुराना पन्ना नहीं है। इसकी गूंज, इसका असर आज के लोकतांत्रिक चुनावों में भी साफ महसूस किया जा सकता है।
इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आज़ाद भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1975 की इमरजेंसी यानी आपातकाल की। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर कुकर था जिसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे कड़ा इम्तिहान लिया। आइए इस पूरे दौर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझते हैं। अब जरा 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार की इस कटिंग पर गौर कीजिए। इसका एडिटोरियल पेज यानी संपादकीय हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ा गया है। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, ये प्रेस की आज़ादी छीनने और सेंसरशिप के खिलाफ एक बहुत ही गहरा और मौन विरोध था। रातों रात अखबारों पर ऐसी पाबंदी लग गई थी कि सरकार से पूछे बिना कुछ नहीं छप सकता था। इस पूरे दौर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस आर्थिक संकट से जिसने इस आग में घी का काम किया। फिर देखेंगे छात्रों का आंदोलन, सरकार और न्यायपालिका के बीच की जबरदस्त टक्कर, 25 जून की वो आधी रात, अधिकारों पर लगी रोक और आखिर में जानेंगे कि हमारे लोकतंत्र ने इससे क्या सबक सीखे। तो चलिए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक संकट यानी वो बॉइलिंग पॉइंट जहां से असंतोष सुलगना शुरू हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में देश की इकॉनमी जिस दौर से गुजर रही थी उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1973 में कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 23% पर थी और 1974 आते आते ये 30% तक पहुंच गई। जरा सोचिए, जब रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम अचानक से इस कदर बढ़ जाएं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। हालात वाकई बहुत हताश करने वाले थे। और ये भारी महंगाई कोई एक दिन में नहीं आ गई थी, इसके पीछे कई बड़े झटके थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध की वजह से करीब 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए थे, जिसका इकोनॉमी पर भारी बोझ पड़ा। ऊपर से अमेरिका ने अपनी आर्थिक मदद रोक दी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। और मानो इतना ही काफी नहीं था, 1972-73 में मॉनसून ने भी धोखा दे दिया, जिससे अनाज के उत्पादन में 8% की भारी गिरावट आ गई। गांव में बेरोजगारी चरम पर थी और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक रोक दी गई थी। 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा गूंजा था ना, वो इन कड़वी सच्चाइयों के सामने अब बिल्कुल फीका पड़ चुका था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां ये सारा आर्थिक गुस्सा सड़कों पर उतर आया और इसकी कमान संभाली देश के छात्रों ने। जैसे जैसे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने करप्शन और बढ़ती कीमतों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन का इतना जबरदस्त असर हुआ कि जून 1975 में वहां चुनाव कराने पड़े और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई। इसी बीच मार्च 1974 में बिहार में भी इन्हीं मुद्दों पर छात्रों ने जोरदार मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते ये आग सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1975 आते आते इसने दिल्ली में संसद तक एक विशाल जनमार्च का रूप ले लिया। इसी बिहार आंदोलन के दौरान एक नारा गूंजा जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। छात्रों ने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। अब ये सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि ये समाज, इकोनॉमी और राजनीति में एक टोटल रेवोल्यूशन लाने की मांग थी। और जब पूरे देश में रेलवे की हड़ताल हुई तो इस अस्थिरता ने पूरे सिस्टम को मानो जाम करके रख दिया। तीसरा अध्याय और भी दिलचस्प है, कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका। जब सड़कों पर ये सब हो रहा था, तब संस्थाओं के बीच क्या चल रहा था? एक तरफ देश उबल रहा था तो दूसरी तरफ संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बहुत ही सीरियस संवैधानिक लड़ाई चल रही थी। मुख्य रूप से 3 बड़े सवाल थे। पहला, क्या संसद फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को कम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या प्रॉपर्टी के अधिकार को छीना जा सकता है? कोर्ट का जवाब फिर से था नहीं। तीसरा, क्या नीति निर्देशक तत्वों के लिए मूल अधिकारों से छेड़छाड़ हो सकती है? कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों के कल्याण के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। ये एक तरह से संसद की ताकत और न्यायपालिका की आज़ादी के बीच का एक बहुत ही ऐतिहासिक टकराव था। और फिर आता है चौथा और सबसे क्रिटिकल मोड़, 25 जून 1975 की वो आधी रात। वो सारी टेंशन, आर्थिक संकट और कोर्ट के साथ जो टकराव था, वो जून 1975 में अपने चरम पर पहुंच गया। घटनाएं इतनी तेजी से हुईं
कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सिर्फ आंशिक रोक लगाई। फिर अगले ही दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक बहुत बड़ी रैली की और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। और उसी रात आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा करवा दी गई। इमरजेंसी लगने से ठीक पहले का जो माहौल था वो इस कार्टून में साफ झलकता है। 25 जून की उस ऐतिहासिक रैली में जयप्रकाश नारायण जी ने सेना और पुलिस से साफ कह दिया था कि वे सरकार के अवैध और अनैतिक आदेशों को न माने। सरकार को लगा कि इससे तो राज्य की पूरी मशीनरी ही ठप हो जाएगी। इसका नतीजा ये हुआ कि रात में घोषणा हुई और सुबह होते होते देश भर में विपक्षी नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। 5वां हिस्सा, सेंसरशिप और अधिकार। इमरजेंसी लागू होने के बाद ग्राउंड रियलिटी आखिर थी क्या? गरीबी हटाओ के पुराने राजनीतिक नारों और इस नई सच्चाई के बीच का फासला अब बहुत साफ दिखने लगा था। देश में हर तरह की हड़ताल पर बैन लगा दिया गया। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों के जो भी मूल अधिकार थे वो सब छीन लिए गए। ऐसा लग रहा था मानो रातों रात एक नई कठोर व्यवस्था खड़ी कर दी गई हो। इस पूरे दौर का सबसे विवादास्पद हिस्सा था प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी का अंधाधुंध इस्तेमाल। इसका सीधा सा मतलब था कि बिना किसी ट्रायल के, बिना कोई जुर्म साबित हुए, सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल देना। और जब लोगों ने हेबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ये गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं, तो अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के जीवन और आज़ादी का अधिकार भी सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब अब कानूनी इंसाफ मांगने का हर एक दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। और अब हमारा छठा और आखिरी खंड, इस पूरी घटना से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। देखिए, हर बड़ा संकट अपने पीछे कुछ गहरे सबक जरूर छोड़ जाता है। जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो वो कोई आम चुनाव नहीं थे। वो इमरजेंसी के खिलाफ जनता का एक सीधा जनमत संग्रह था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा और जनता ने इस अलोकतांत्रिक कदम को सिरे से नकारते हुए सत्ता बदल दी। इसने पार्टी सिस्टम को बदल कर रख दिया और साबित कर दिया कि भारत के लोगों की चेतना से लोकतंत्र को मिटाना नामुमकिन है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी बहुत सीरियस सुधार किए गए। पहले इमरजेंसी सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी जैसे किसी भी अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करके लगाई जा सकती थी। इसे बदलकर अब सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सलाह अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में दी जानी होगी। ये इसलिए किया गया ताकि भविष्य में कोई भी इन आपातकालीन प्रावधानों का दोबारा दुरुपयोग ना कर सके। तो इस पूरे ऐतिहासिक एक्सप्लेनेशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या एक संवैधानिक संकट हमेशा एक राजनीतिक संकट में बदल जाता है? और जब हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को इस कदर तोड़कर उनकी आखिरी हद तक धकेल दिया जाए तो वे कितनी मजबूती से वापस बाउंस बैक कर सकते हैं? 1975 की इमरजेंसी ने हमें हमारे सिस्टम की कमजोरियां भी दिखाईं और साथ ही देश की वो गजब की ताकत भी दिखाई जिससे उसने वापसी की। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, भारत जैसा एक विशाल और विविध लोकतंत्र अपनी राष्ट्रीय एकता और अलग अलग क्षेत्रीय मांगों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। दुनिया भर के कई देशों के लिए तो ये आज भी एक पहेली है, लेकिन हमारा भारतीय अनुभव कुछ बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय क्षेत्रवाद और स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की मुख्य चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए सच में बहुत क्रूशल होने वाला है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता जितना खतरनाक नहीं है? या ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो 1980 के दशक को समझने का हमारा मुख्य आधार बनेगा। ये वो दौर था जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं में अचानक से बहुत भारी उछाल आया था। और सच कहूं तो इसी दौर ने हमारे भारतीय संवैधानिक ढांचे की सबसे कठिन परीक्षा ली थी। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक त्वरित नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्र और क्षेत्रीय आकांक्षाओं से, फिर देखेंगे भारतीय लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, उसके बाद कश्मीर संघर्ष की जड़ें, सीमावर्ती राज्य और वहां के मुद्दे, फिर मांगों और परिणामों का एक क्विक सारांश,
और आखिर में बात करेंगे राष्ट्रीय एकता के सबकों पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, राष्ट्र और क्षेत्रीय आकांक्षाएं और वो उथल-पुथल भरा 1980 का दशक। आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि उस दौर में सड़कों पर प्रदर्शन काफी आम थे। एक तरफ राष्ट्र का एक बड़ा व्यापक ढांचा था, तो दूसरी तरफ लोगों की अपनी अपनी स्थानीय आकांक्षाएं थीं। 1980 के दशक में अपनी स्वायत्तता यानी खुद के शासन की मांग करने वाले आंदोलनों में गजब का उछाल आया। कभी-कभी तो ये मांगें काफी हिंसक भी हो गई, लेकिन यहाँ सबसे खास बात ये थी कि भारतीय राज्य ने इन सभी तनावों को अपने संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए नेगोशिएशन और बातचीत के जरिए ही सुलझाने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, हमारा भारतीय लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और कैसे हम एकता और विविधता को संतुलित करते हैं। देखिए, इन क्षेत्रीय आंदोलनों को गहराई से समझने के लिए हमें इसे थोड़े ग्लोबल नजरिए से देखना होगा। अगर आप यूरोप को देखें तो ऐतिहासिक रूप से वहां कई देशों ने सांस्कृतिक विविधता को अपने राष्ट्र के लिए एक सीधा खतरा माना। उनका सिंपल सा फंडा था, एक राष्ट्र मतलब बस एक संस्कृति। लेकिन हमारा भारतीय दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब किसी क्षेत्र की पहचान को मिटाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत बहुत ही खूबसूरती से अपनी एकता और विविधता के बीच एक संतुलन बनाता है। हम अपनी विशिष्ट संस्कृतियों को बचाए भी रखते हैं और साथ ही एक मजबूत साझा भारतीय पहचान भी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ थ्योरी है या असल में भी ऐसा हुआ, तो चलिए देखते हैं। 1950 के दशक में दक्षिण और पश्चिमी भारत में भाषा के आधार पर बड़े बड़े आंदोलन हुए। शुरुआत में तो सबको लगा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बने तो देश ही टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सीमाओं के पुनर्निर्धारण ने दरअसल राष्ट्र को और ज्यादा स्थिर कर दिया। जैसे 1966 में पंजाब और हरियाणा बने, और यह सिलसिला थमा नहीं। बाद में हमने प्रशासनिक चुनौतियों और क्षेत्रीय पहचान को सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे नए राज्य भी बनाए। ये एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, कश्मीर संघर्ष की जड़ें, जहां हम पहचान और भूगोल दोनों को समझेंगे। अगर आप इस क्षेत्र को करीब से देखें तो इसमें मुख्य रूप से 3 अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक हिस्से हैं: जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। और इन तीनों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता इतनी गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। जम्मू में हिंदू बहुल आबादी है, लेकिन वहां मुस्लिम और सिख भी हैं। कश्मीर घाटी में ज्यादातर कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं, और वहीं लद्दाख की आबादी बौद्धों और मुसलमानों के बीच बटी है। सच कहूं तो यही जटिल भूगोल और जनसांख्यिकी इस पूरे कश्मीर संघर्ष की सबसे पहली और सबसे उलझी हुई परत है। इसी गहरी विविधता के बीच एक बहुत ही खूबसूरत विचार पनपा, जिसे कश्मीरियत कहते हैं। 1947 के विभाजन के समय ये बहुत महत्वपूर्ण था। आपको बता दूं कि विभाजन से पहले भी वहां के लोकप्रिय आंदोलनों ने इस धर्मनिरपेक्ष पहचान का मजबूती से समर्थन किया था। कश्मीरियत का सीधा सा मतलब था कि वहां के लोग 2 नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह नकारते थे और खुद को सबसे पहले और सबसे ऊपर एक कश्मीरी मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये क्षेत्र लंबे समय से अस्थिरता से जूझ रहा है। सीमा पार से आने वाला आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों का वो दर्दनाक और बड़े पैमाने पर हुआ विस्थापन और लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने इस क्षेत्र को बहुत गहरे घाव दिए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बाहरी देशों के दबाव और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों के विवाद ने पूरे मुद्दे को एक अलग ही लेवल पर उलझा दिया है। ये अंदरूनी और बाहरी ताकतों का एक ऐसा टकराव है जिसने वहां शांति की हर एक कोशिश को बार बार चुनौती दी है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, सीमावर्ती राज्य और बाहरी लोग और हमारे पूर्वोत्तर की चुनौती। अगर हम देश की दूसरे छोर यानी पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां की चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। पूर्वोत्तर की भौगोलिक दूरी और बाकी देशों के साथ लगी उसकी विशाल खुली सीमाएं उसे बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं। ऐतिहासिक रूप से वहां मुख्य रूप से 3 ही मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। पहला, अपनी राजनीतिक स्वायत्ता की मांग। दूसरा, पूर्ण अलगाव के लिए चले कुछ उग्र आंदोलन। और तीसरा, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बाहरी लोगों या प्रवासियों का कड़ा विरोध। वहां की स्थानीय आबादी के मन में अक्सर ये गहरा डर होता है कि बाहर से आने वाले लोग उनके वैसे ही सीमित संसाधनों, जमीन और रोजगार पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि पहचान और स्वायत्तता की ये बड़ी बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारे सीमावर्ती राज्यों से ही आती हैं? इसका जवाब उनकी उसी संवेदनशीलता और मुख्य भूमि से थोड़ा कटावा महसूस करने में छिपा है।
पूर्वोत्तर में इन्हीं मांगों को शांत करने के लिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने मूल असम राज्य का पुनर्गठन किया। राजनीतिक बातचीत का रास्ता अपनाते हुए मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए राज्य बनाए गए। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय मांगों को एक जगह मिली, बल्कि अलगाववाद की जो भावना थी उसे भी काफी हद तक कम करने में मदद मिली। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, मांगों और परिणामों का एक सारांश जो आपकी परीक्षा के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट का काम करेगा। अगर हम इन सभी ऐतिहासिक मामलों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। आप देखिए, पंजाब में जब भाषाई पहचान की मांग उठी तो उसका हल नए राज्यों के निर्माण से हुआ और तनाव कम हो गया। वहीं जम्मू और कश्मीर में यही स्वायत्तता का मुद्दा बहुत ही जटिल आंतरिक और बाहरी संघर्षों में बदल गया। और अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां आदिवासी स्वायत्तता बचाने के लिए असम को बांटकर कई नए राज्य बनाए गए। इस पूरे समरी से हमें क्या समझ आता है? यही कि भारत ने अलग अलग क्षेत्रीय दबावों से निपटने के लिए एक ही लकीर नहीं पीटी। स्थिति के हिसाब से कभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कभी स्वायत्तता दी गई, तो कभी कठोर सुरक्षा उपाय अपनाए गए। और अंत में हमारा भाग 6, राष्ट्रीय एकता पर सबक और हमारे पूरे अनुभव का निचोड़। इन तमाम संघर्षों और उनके समाधानों से हमें कुछ बहुत ही गहरे सबक मिलते हैं। पहला सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होना कोई अजीब बात नहीं है। ये एक लोकतंत्र का बिल्कुल सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटेन या स्पेन जैसे देशों में होता है। दूसरा बड़ा सबक ये है कि जब भी आर्थिक विकास में क्षेत्रीय स्तर पर भेदभाव या असंतुलन होगा तो विरोध की चिंगारी जरूर भड़केगी। और सबसे जरूरी बात, भारत की अखंडता आज इसलिए कायम है क्योंकि हमारा संवैधानिक ढांचा बहुत लचीला है। ये हमारी विविधता को जबरदस्ती दबाने के बजाय उसे गले लगाता है, और यही चीज अलगाववाद को पनपने से रोकती है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का शायद सबसे गहरा निष्कर्ष यही है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। मतलब ये हमेशा चलने वाला काम है। क्षेत्रीय जरूरतों और राष्ट्रीय एकता को बैलेंस करना कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि आप एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये हर दिन का एक लोकतांत्रिक प्रयास है। इन जटिलताओं को समझना न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए बल्कि भारत के एक नागरिक के तौर पर भी बेहद जरूरी है। तो अंत में आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। क्या दुनिया के बाकी ऐसे देश जो विविधता और संघर्ष से जूझ रहे हैं, वो भारत के इस लचीले लोकतांत्रिक मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्ते क्लास, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे तूफानी दौर को डिकोड करने वाले हैं जिसने पुराने सारे ढांचे तोड़ दिए और हमारे आधुनिक लोकतंत्र की एक नई नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। 1990 के इस कार्टून पर जरा गौर कीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारे दिग्गज राष्ट्रीय नेता अचानक एक ऐसे रोलर कोस्टर पे सवार हो गए थे जिसका कोई कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। एक के बाद एक राजनीतिक झटके लग रहे थे और राजनीति की दिशा पूरी तरह अप्रत्याशित हो गई थी। आज के क्लास का हमारा सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा। हम मुख्य रूप से इन 5 ऐतिहासिक बदलावों का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस प्रणाली का अंत, मंडल और प्रतिनिधित्व, 1991 के आर्थिक सुधार, अयोध्या और राष्ट्रीय विमर्श, और आखिर में गठबंधन का अस्थिर युग। तो आइए अपनी चर्चा के पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस प्रणाली का अंत और एकल पार्टी वर्चस्व का पतन। एक इतिहास के प्रोफेसर के नजरिए से ये बदलाव राजनीति विज्ञान के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। जरा इन आंकड़ों के भारी अंतर को देखिए। 1984 में जहां कांग्रेस ने 415 सीटों के साथ एक विशाल ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था, वहीं 1989 के चुनाव आते आते ये आंकड़ा सिमटकर महज 197 सीटों पर आ गया। इस एक चुनावी नतीजे ने दशकों से चले आ रहे एकल पार्टी युग का प्रभावी रूप से अंत कर दिया। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कांग्रेस खत्म हो गई। उसने बाद में भी सरकारें बनाई, लेकिन जो चीज उसने हमेशा के लिए खो दी वो थी उसकी केंद्रीयता, जिसे हम कांग्रेस प्रणाली कहते थे। देश अब 1989 से पहले की राजनीतिक स्थिरता को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए और अनजान बहुदलीय परिदृश्य में कदम रख चुका था। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, मंडल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जहां हम ओबीसी के राजनीतिक उदय को समझेंगे। ये वो दूसरा बड़ा झटका था जिसने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सारे नियम ही बदल डाले।
बात 1990 की है, जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया। मंडल आयोग की इस सिफारिश ने पूरे देश में एक तीखी बहस छेड़ दी। सड़कों पर इसके समर्थन और विरोध में भारी आंदोलन हुए, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इन सब का सबसे बड़ा राजनीतिक असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इसने सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। दलित और पिछड़ी जातियों के हितों की आवाज उठाने वाली नई और शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। अब प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग तेज हो गई थी। कुल मिलाकर क्षेत्रीय पार्टियां अब राष्ट्रीय राजनीति में इतनी अहम हो गईं कि उनके बिना दिल्ली में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। चलिए, अब हम अपने तीसरे संरचनात्मक बदलाव पर नजर डालते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार और एक नई नीतिगत आम सहमति का जन्म। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, वे किसी क्रांति से कम नहीं थे। देश ने आज़ादी के बाद से चले आ रहे राज्य नेतृत्व वाले विकास मॉडल से दूरी बनानी शुरू कर दी और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शुरुआत में इन सुधारों की तीखी आलोचना हुई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? इन बदलावों ने एक ऐसी स्थायी नीतिगत आम सहमति बना दी कि इसके बाद आने वाली लगभग सभी गठबंधन सरकारों ने, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी रही हो, इसी आर्थिक नीति को आगे बढ़ाया। हमारी चर्चा का चौथा बिंदु है अयोध्या और राष्ट्रीय विमर्श, जिसने भारतीय राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को गहराई से प्रभावित किया। सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी विवाद ने हमारी राजनीतिक संरचनाओं और गठबंधनों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, 1986 में विवादित ढांचे का ताला खुलने से लेकर 1992 में हुए विध्वंस तक की घटनाओं ने भारतीय लोकतंत्र की कड़ी परीक्षा ली। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के सर्वसम्मत फैसले के साथ इस लंबे विवाद का संवैधानिक और कानूनी समाधान हुआ। इन सब उथल-पुथल का अंतिम परिणाम था हमारा 5वां विषय, गठबंधन का युग और अस्थिरता। ये सभी झटके एक साथ 90 के दशक के उस दौर में परिणत हुए जिसे हम अत्यधिक अस्थिर गठबंधन सरकारों का युग कहते हैं। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये उस समय के वैचारिक उतार चढ़ाव को कितनी खूबी से दिखाता है। सिर्फ 7 साल के अंदर 1989 में प्राथमिक राजनीतिक लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना था, जो 1996 आते आते पूरी तरह पलटकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में बदल गया। और मजे की बात देखिए, दोनों ही बार ये सरकारें उन्हीं क्षेत्रीय किंग मेकर्स के समर्थन पर टिकी थी। इस पूरी परिस्थिति को जानी मानी विद्वान जोया हसन के इस कथन से बखूबी समझा जा सकता है। इस राजनीतिक विखंडन का सीधा सा मतलब ये था कि अब कोई भी एक राष्ट्रीय पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पा रही थी। नतीजा, राष्ट्रीय पार्टियों को अब क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव और उनकी शर्तों के आगे झुकना ही पड़ा। राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत फैसलों में अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक हो गई थी। अब आते हैं अपने अंतिम भाग की ओर, छात्रों के लिए प्रमुख प्रश्न और वर्तमान का विश्लेषण। अब जब हम इस क्लास के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इन घटनाओं को याद नहीं रखना है, बल्कि इनका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। सोचिए, हमारे लोकतंत्र के लिए गठबंधन की राजनीति के असल मायने क्या हैं? मंडलीकरण ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे बदल कर रख दिया? या फिर एक सार्वभौमिक आर्थिक नीति की आम सहमति हमारे असली राजनीतिक विकल्प को कैसे सीमित करती है? आज की भारतीय राजनीति को गहराई से समझने के लिए इन संरचनात्मक बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको इस अंतिम और बेहद विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या आज की एक अत्यधिक खंडित दल प्रणाली भारत के इतने विविध हितों को प्रभावी ढंग से समायोजित और एक साथ ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक बदलावों के इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।